Hello friends, welcome to Learning Concepts, where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, I am Kanai Kumar and today we'll learn the methods to improve computation. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग कंप्यूटेशन। इससे पहले लास्ट वीडियो में हम लोग आर्मेचर रिएक्शन के बारे में पढ़े थे। तो आर्मेचर रिएक्शन का बहुत सारा डिमेरिट्स था। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि वो कंप्यूटेशन प्रॉब्लम को आपका खराब कर रहा था। दैट मीन्स आपका ब्रशेस में क्या हो रहा था, स्पार्किंग हो रहा था, जो सबसे बड़ा डिमेरिट है, जिसके चलते मशीन में बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। मशीन का जो ब्रशेस होता है कंप्यूटर सेगमेंट वो खराब हो जाता है, मशीन हीटअप होता है, आउटपुट घट जाता है, प्लस हमेशा एक डेंजर बना रहता है कि मशीन कभी भी आपका जल सकता है या डैमेज हो सकता है। इसीलिए हमें कंप्यूटेशन को जितना हो सके उतना प्रॉपर रखना होता है, उतना ही अच्छा होना होता है। ठीक है, तो कंप्यूटेशन बेसिकली दो तरह का होता है, गुड कंप्यूटेशन और बैड कंप्यूटेशन। गुड कंप्यूटेशन मतलब जब ब्रशेस और कंप्यूटर सेगमेंट के बीच कोई भी आपका स्पार्किंग नहीं होगा। बैड कंप्यूटेशन मतलब जब स्पार्किंग आपका होगा। अब ये स्पार्किंग कब होता है? जब हम लोग आर्मेचर में लोड लगाते हैं और आर्मेचर रिएक्शन क्रिएट होता है। अब पिछले क्लास में हम लोग ये भी जानते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन एक इनएविटेबल प्रोसेस है, जिसको हम लोग कभी भी हटा नहीं सकते हैं। ये होगा ही, अगर जनरेटर में लोड लगेगा तो आर्मेचर रिएक्शन होगा ही। तो सिंस आर्मेचर रिएक्शन को हम लोग नहीं हटा सकते हैं, तो हम लोग को क्या करना होगा कि आर्मेचर रिएक्शन का जो इल इफेक्ट्स है, जो दुष्प्रभाव है, उसको कम करना होगा। और उसमें सबसे बड़ा दुष्प्रभाव होता है कंप्यूटेशन का खराब होना। तो इसीलिए इंप्रूविंग कंप्यूटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी डीसी जनरेटर के लिए। तो आज हम लोग बेसिकली देखते हैं कि किसी भी डीसी जनरेटर में हम लोग कंप्यूटेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो कंप्यूटेशन प्रॉब्लम है, इसको इंप्रूव करने के लिए 3 मेथड डिजाइन किए गए हैं। सबसे पहला मेथड है आपका रेसिस्टेंस मेथड। व्हाट इज रेसिस्टेंस मेथड? दूसरा है आपका वोल्टेज कंप्यूटेशन मेथड, और तीसरा है आपका कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, तीसरा क्या है आपका? कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग। बेसिकली 3 मेथड है। कुछ बुक्स में आपका 4 मेथड भी बताया गया है, लेकिन वो 4 मेथड इन्हीं 3 मेथड्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कीजिएगा तो बेसिकली जो कंप्यूटेशन मेथड जो हम लोग करते हैं कंप्यूटेशन को इंप्रूव करने के लिए, वो 3 मेथड आपका डिजाइन किया गया है, रेजिस्टेंस मेथड, वोल्टेज कंप्यूटेशन और कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग। आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस मेथड की, जिसको हम लोग बेसिकली कहते हैं इंक्रीजिंग ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेथड। अब ये होता क्या है? जनरली जब कहीं पे भी स्पार्किंग होता है, स्पार्किंग होने का सबसे बड़ा रीजन होता है द करंट डेंसिटी बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स। जब 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच हाई करंट डेंसिटी होता है, तभी आपका क्या होता है, आपका स्पार्किंग क्रिएट होता है। तो इस हाई करंट डेंसिटी को मिनिमाइज करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि हम लोग सरफेस का रेजिस्टेंस को बढ़ा दें। करंट को मिनिमाइज करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? टू यूज हाई रेजिस्टेंस। तो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो कम्यूटेटर सेगमेंट और ब्रश के बीच का जो कॉन्टैक्ट है, वहाँ पर जो करंट डेंसिटी है उसको मिनिमाइज करते हैं। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ब्रश का रेजिस्टेंस है उसको हाई कर देते हैं। और हाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी यूज कार्बन ब्रशेस। हम लोग क्या करते हैं, कार्बन ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कार्बन क्या है? कार्बन आपका बीच पीरियोडिक टेबल के बीच में आता है। दैट मीन्स इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विथ हाई रेजिस्टेंस। कार्बन में कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी होता है, लेकिन हाई रेजिस्टेंस के साथ। तो जब हम लोग कार्बन का ब्रश यूज करते हैं तो क्या होता है कि ब्रशेस का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो करंट डेंसिटी होता है वो रिड्यूस होता है। और करंट डेंसिटी जब रिड्यूस हो जाएगा तो स्पार्किंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब हमारा जो कंप्यूटेशन प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। दूसरा, कार्बन ब्रश का यूज करने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि कार्बन का जो एमरफस फॉर्म ग्रेफाइट होता है, उसको हम लोग ब्रश के रूप में यूज करते हैं। तो ग्रेफाइट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि एक नेचुरल लुब्रिकेंट है। दिस इज अ नेचुरल लुब्रिकेंट। ठीक है, ये नेचुरल लुब्रिकेंट है। तो लुब्रिकेंट क्या करता है, हमारा फ्रिक्शन को कम करता है। तो उसी तरह से ये जो आपका ग्रेफाइट का ब्रश होता है, ये क्या करता है, ब्रश और कंप्यूटर सेगमेंट के बीच जो फ्रिक्शन होता है ड्यू टू रोटेशन, उसको मिनिमाइज करता है। हम लोग को एक्सटर्नल कोई भी लुब्रिकेंट देने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कार्बन का ब्रश इस्तेमाल करते हैं, इससे दोनों फायदा होता है, फ्रिक्शन लॉसेस भी कम हो जाता है, प्लस रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से करंट डेंसिटी घट जाता है। इससे कंप्यूटेशन प्रॉब्लम मेरा सॉर्ट आउट होता है। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल मेथड है और सबसे बेसिक मेथड है जिसका यूज किया गया है टू इंप्रूव द कंप्यूटेशन। बट दिस मेथड हैज सम लिमिटेशन। इसका भी कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ लिमिटेशंस है। क्या है? जब हम लोग किसी भी सरफेस का रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपका पावर लॉस ज़्यादा होता है, पावर लॉस इंक्रीज कर जाता है। और पावर लॉस इंक्रीज किया करेगा तो क्या होगा, आपका एफिशिएंसी आपका डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो कार्बन ब्रशेस जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कार्बन ब्रशेस की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर लॉस होता है और मशीन का एफिशिएंसी क्या होता है, आपका रिड्यूस हो जाता है। तो स्मॉल मशीन्स में या नॉर्मल जो मीडियम साइज मशीन्स होते हैं वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम लोग लार्ज मशीन्स की बात करते हैं जहाँ पर करंट बहुत ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पर ब्रश का रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, पावर लॉस बहुत ज़्यादा होगा और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा। तो उस केस में जो कार्बन ब्रशेस हैं या इंक्रीजिंग द ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेथड जो होता है वो आपका इकोनॉमिकल नहीं है। हाँ, भले ही ये आपका आर्मेचर रिएक्शन को कम करता है, सिंपल है, लेकिन ये आपका एफिशिएंसी को भी रिड्यूस कर देता है। दैट मीन्स वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद एफिशिएंसी। और इसी वजह से क्या होता है कि जो बड़े मशीन्स होते हैं वहाँ पर आप देखिएगा कि कार्बन का ब्रशेस यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर आपका एलॉयज या कॉपर ब्रशेस यूज़ होता है।
ठीक है, तो दिस वॉज द फर्स्ट मेथड, दैट इज द increasing brush contact resistance method. Now coming to the next method, that is the EMF commutation or the voltage commutation. EMF commutation और voltage commutation. Basically जो brush contact resistance में क्या होता है, efficiency आपको पूर्ण हो जाता है, इसीलिए there was a need to rethink about a new method which will help us to improve the commutation without decreasing the efficiency. हमारे पास जरूरत पड़ा कि हम लोग एक नया मेथड को डिस्कवर करें जो कि एफिशिएंसी को बरकरार रखे और प्लस कम्यूटेशन को भी सही करे, और उसके लिए आपका डिजाइन किया गया ईएमएफ कम्यूटेशन या वोल्टेज कम्यूटेशन. ये जो मेथड बेस है, ये बेस है ऑन द रिएक्टेंस वोल्टेज. रिएक्टेंस वोल्टेज हम लोग पिछले क्लास में देखे थे. जिन बच्चों को जिनको भी रिएक्टेंस वोल्टेज में डाउट होगा, वो मेरा प्रीवियस वीडियो जो आर्मेचर रिएक्शन है, आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर, उसको प्रॉपर्ली देखिए. वहाँ पर रिएक्टेंस वोल्टेज को मैंने बहुत अच्छे से आपका डिस्क्राइब किया है. ठीक है, तो रिएक्टेंस वोल्टेज कब होता है? जब आपका कम्यूटेटर सेगमेंट, आपका ब्रश कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ ब्रश आपका शॉर्ट आउट होता है, तो कम्यूटेटर सेगमेंट में करंट फ्लो होता है, और इस कम्यूटेटर सेगमेंट में जब रिवर्सल ऑफ करंट होता है तो उसकी वजह से उस कम्यूटेटर सेगमेंट में एक्स्ट्रा वोल्टेज इंड्यूस होता है, इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज. ओके, नाउ होता क्या है कि जैसे ही आपका आर्मेचर रिएक्शन होता है, आपका जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या होता है, अपना पोजीशन शिफ्ट कर देता है. और हम लोग जानते हैं कि हमेशा जो ब्रशेस होता है वो एमएनए पे ही प्लेस्ड होते हैं. जैसे ही मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होता है, ब्रशेस तो अपने इनिशियल पोजीशन पे हैं, तो ब्रशेस में क्या होता है, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, और जिसके वजह से आपका रिएक्टेंस वोल्टेज भी आपका क्या होता है, बढ़ जाता है. रिएक्टेंस वोल्टेज भी बढ़ जाता है और ब्रशेस में आपका स्पार्किंग बढ़ जाता है. तो इस मेथड में क्या होता है, ईएमएफ कम्यूटेशन या वोल्टेज कम्यूटेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसी रिएक्टेंस वोल्टेज को हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं, इसको जीरो कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, आपका जो कम्यूटेटर में जो स्पार्किंग होता है वो खत्म हो जाता है. ठीक है, तो ईएमएफ कम्यूटेशन और वोल्टेज कम्यूटेशन में बेसिकली आपका दो मेथड आता है. पहला आता है आपका ब्रश शिफ्ट मेथड और दूसरा आता है इंटरपोल्स. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रश शिफ्ट मेथड के बारे में. जैसा कि नेम साइज करा, ब्रश शिफ्ट मतलब ब्रश को शिफ्ट करना है. कहाँ शिफ्ट करना है, तो हम लोग जानते हैं कि ब्रश का जो ओरिजिनल पोजीशन होता है वो उसके मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस दैट इज एमएनए पे होता है. ठीक है, जब आर्मेचर रिएक्शन होता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट कर जाता है. तो अगर आपको कम्यूटेशन को इंप्रूव करना है और रिएक्टेंस वोल्टेज को मिनिमाइज करना है, तो इस ब्रश को पुराने एमएनए से न्यू एमएनए में आपको शिफ्ट करना होगा. दिस इज कॉल्ड द ब्रश शिफ्ट मेथड, जहां पर हम लोग ब्रशेस को क्या करते हैं, जो एमएनए का न्यू पोजीशन है वहां पर जाकर हम लोग शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है, तो जैसे ही हम ब्रशेस को एमएनए पे लेके आते हैं, क्या होता है, आपका रिएक्टेंस वोल्टेज मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि करंट आपका कम हो जाता है, इसलिए रिएक्टेंस वोल्टेज आपका मिनिमाइज हो जाता है, और रिएक्टेंस वोल्टेज मिनिमाइज होने से आपका स्पार्किंग भी रुक जाता है और कम्यूटेशन प्रॉब्लम इंप्रूव हो जाता है. ठीक है, तो ब्रश शिफ्ट मेथड का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि यहाँ पर सिंस हम कोई रेजिस्टेंस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए एफिशिएंसी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, मशीन का एफिशिएंसी जैसा था वैसे ही बना रहता है. ठीक है, तो इसीलिए ये स्मॉल एज वेल एज मीडियम और लार्ज मशीन के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि पावर कंजम्पशन आपका इसमें कोई भी नहीं होता है और एफिशिएंसी मशीन का बना रहता है. तो ये मेथड आपका आउटपुट के नज़रिए से बहुत अच्छा है. अब ब्रश शिफ्ट मेथड को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक मैकेनिकल सिस्टम बनाते हैं जो कि ब्रश को आपका आर्मेचर के अक्रॉस मूव करा, कम्यूटेटर सेगमेंट के अक्रॉस मूव करा सके. तो करते क्या है कि हम लोग ब्रश को सबसे पहले मान लीजिए किसी एक डायरेक्शन में, या अदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव कराते हैं, और देखते हैं कि किस डायरेक्शन में आपका स्पार्किंग कम हो रहा है. जिस डायरेक्शन में मूव करने से स्पार्किंग कम होगा, दैट मीन्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एमएनए, हम लोग एमएनए की तरफ मूव कर रहे हैं, और जिस पोजीशन पे आपका मिनिमम स्पार्किंग होगा वही हो जाएगा आपका न्यू एमएनए का पोजीशन. वहाँ जाके हम लोग उसको रोक देंगे, ब्रश रोक देंगे. अगर इसका रिवर्स होता है कि हम ब्रश को शिफ्ट करा रहे हैं और आपका स्पार्किंग बढ़ रहा है, दैट मीन्स वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द एमएनए, हम लोग एमएनए से दूर जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम उस प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे. तो इस तरह से ब्रश शिफ्ट मेथड को आपका अप्लाई किया जाता है. बट ब्रश शिफ्ट मेथड का भी कुछ डिमेरिट्स है. पहला डिमेरिट क्या है कि यहाँ पर आपको एक मैकेनिकल सिस्टम बनाना होगा जो कॉन्स्टेंटली ब्रश को मूव करा पाए, और ये थोड़ा सा जो कार्बन ब्रश मेथड है उससे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, और इसकी वजह से मशीन का साइज भी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है. दूसरा क्या है कि आपका जो लोड है जनरेटर में हमेशा कॉन्स्टेंट होगा नहीं. ठीक है, तो कांस्टेंट अगर नहीं होगा तो करंट भी कांस्टेंट नहीं होगा, करंट कांस्टेंट नहीं होगा तो एमएनए का पोजीशन भी क्या होता है, वो फिक्स नहीं होता है, वो लोड के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका वेरी करेगा. कम लोड होगा तो यहाँ होगा, और आपका अगर मान लेते हैं दिस इज योर आर्मेचर, जब शुरू में ऐसा है, बाद में कम लोड में यहाँ हुआ, ज़्यादा लोड में आपका यहाँ हो गया, तो क्या होता है, अलग अलग लोड के लिए उसका एमएनए अलग अलग पोजीशन पर शिफ्ट कर जाता है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है और कांस्टेंटली आपको ब्रश को शिफ्ट करना पड़ता है. तो ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए इस मेथड को भी हम लोग जनरली अप्लाई नहीं करते हैं. ठीक है, सो अब इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या होता है, हम लोग तीसरा मेथड यूज करते हैं, और ईएमएफ कम्यूटेशन का दूसरा मेथड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरपोल्स. इंटरपोल्स का मतलब क्या हो गया, इंटर मतलब बीच में. तो यहाँ पर क्या होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपका मेन पोल्स है, इनके बीच में हम लोग छोटा छोटा पोल स्ट्रक्चर बना दिए हैं. ठीक है, दीज आर कॉल्ड द इंटरपोल्स. ये भी आपका क्या होता है, मैग्नेटिक पोल्स होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है इसमें. जैसे यहाँ पर आप रियल डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो येलो पोर्शन है, दीज आर द मेन पोल्स, और ये जो रेड वाला पोर्शन है, दीज आर द इंटरपोल्स. ये आपका इंटरपोल्स होता है. तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोल्स में भी हम लोग वाइंडिंग करते हैं, और ये वाइंडिंग क्या होता है,
आपका आर्मेचर का जो वाइंडिंग होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। दैट मीन्स अगर आर्मेचर में आपका क्लॉकवाइज वाइंडिंग है तो इंटरपोल्स में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग होगा और वाइस वर्सा। ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, जो इंटरपोल्स में जो हम लोग पावर देते हैं, जो करंट सप्लाई देते हैं, दैट इज गिवन फ्रॉम द आर्मेचर, वो आर्मेचर के थ्रू देते हैं और आर्मेचर के सीरीज में ही हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोल्स का वाइंडिंग करते हैं। ठीक है। तो सीरीज में करने से क्या होगा, जितना करंट आपका आर्मेचर में फ्लो करेगा उतना ही करंट आपका इंटरपोल्स में ही फ्लो करेगा। दैट मीन्स आर्मेचर में जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आपका इंटरपोल्स में भी बनेगा। बट सिंस इंटरपोल्स का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसीलिए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी अपोजिट टू द आर्मेचर फील्ड। दैट मीन्स आर्मेचर फील्ड से अपोजिट होगा। तो ये क्या करेगा, आर्मेचर फील्ड को आपका जीरो कर देगा, आर्मेचर फील्ड को क्या करेगा, जीरो कर देगा और आर्मेचर रिएक्शन आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो जब आर्मेचर रिएक्शन खत्म होगा तो रिएक्टेंस वोल्टेज नहीं होगा, और रिएक्टेंस वोल्टेज नहीं होगा तो आपका क्या होगा, आपका ब्रशेस में कोई भी स्पार्किंग नहीं होगा, कॉम्बिनेशन आपका प्रॉपर हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द इंटरपोल मेथड, इंटरपोल बीच का पोल। अब इस मेथड का फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा है कि ब्रश रेजिस्टेंस की तरफ इसमें कोई भी पावर लॉस नहीं होता है, कोई रेजिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं करने से पावर लॉस नहीं होता है। दूसरा क्या है, यहाँ पर आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, आपका जितना लोड बढ़ेगा उतना ही आर्मेचर करंट बढ़ेगा और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग उसी रेशियो में आपका क्या होगा, इंटरपोल्स का भी करंट बढ़ेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर देगा, आपको अलग से कोई भी सिस्टम करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इंटरपोल्स बाय फार आपका बाकी दोनों मेथड से बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये मशीन्स के उसी मशीन्स में आपका लग जाता है, उसी बीच गैप में लग जाता है, इसलिए मशीन के कंस्ट्रक्शन में कोई भी कॉम्प्लिकेशन या यूज में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। ठीक है। तो इंटरपोल्स मेथड का भी बेसिक काम वही है कि वो क्या करेगा, आपका आर्मेचर रिएक्शन को खत्म, आर्मेचर फील्ड को खत्म करके रिएक्टेंस वोल्टेज को जीरो कर देता है और इसके वजह से आपका जो कॉम्पिटिशन प्रॉब्लम है वो इंप्रूव हो जाता है। तो इसीलिए इसको भी आपका ईएमएफ कॉम्पिटिशन की कैटेगरी में रखा गया है। तो हम लोग अभी तक देखें कि इंटरपोल्स आपका बहुत ही अच्छा मेथड है, लेकिन इस मेथड का भी कुछ डिमेरिट्स है। क्या डिमेरिट है, डिमेरिट यही है कि सिंस इंटरपोल्स आपका मेन पोल्स के बीच में होता है तो इसमें क्या होता है कि किसी एक पोल को ये डिस्टॉर्ट करेगा। मान लेते हैं कि इसमें अभी नॉर्थ पोल आपका जनरेट हुआ, तो ये क्या करेगा, जो नज़दीक वाला नॉर्थ पोल थे इसको डिस्टर्ब करेगा ना, क्योंकि ऑपोजिट पोलरिटी क्रिएट हो रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, मेन पोल्स आपका थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होता है और आउटपुट आपका रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए इंटरपोल्स भले ही बाकी दो मेथड से अच्छा मेथड है, लेकिन ये भी अभी भी पूरी तरह से कारगर मेथड नहीं है। और दैट्स वाई आपका लास्ट तीसरा मेथड आपका डिजाइन किया गया, दैट इज द कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग। वो क्या होता है, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग होता है। तो कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग है क्या, लेट्स सी। जैसा कि नाम सच कर रहा है, कॉम्पेंसेट मतलब कॉम्प्रोमाइज करना, कॉम्पेंसेट करना। तो कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग भी आपका क्या है, इंटरपोल मेथड्स का ही एक एडवांस फॉर्म है, क्योंकि इंटरपोल मेथड में सब कुछ अच्छा है, थोड़ा सा यही प्रॉब्लम हो रहा था कि आपका मेन पोल्स डिस्टॉर्ट हो रहा था। तो इस प्रॉब्लम को ही सॉर्ट आउट कर देंगे तो मेरा मशीन में कंपटीशन प्रॉब्लम इंप्रूव हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग इंटरपोल्स का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, जो आपका मेन पोल्स है, ये जो मेन पोल का फेस है, यहाँ पर हम लोग स्लॉट्स काट देते हैं। ठीक है, स्लॉट्स काट दिए, स्लॉट्स काटने के बाद इन्हीं पोल्स में हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग हम लोग प्लेस कर देते हैं, वाइंडिंग हम लोग प्लेस कर देते हैं सेम जैसे इंटरपोल्स में किए। कैसे कि आर्मेचर का जो वाइंडिंग है अगर क्लॉकवाइज है तो इसमें इंटर कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग में क्या करेंगे, उसका एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका प्लस है तो यहाँ पर देखिए डॉट है, क्रॉस है तो डॉट है, मतलब इसमें इन हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, मतलब जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसमें वाइंडिंग है। तो कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग में भी आर्मेचर के वाइंडिंग के ऑपोजिट वाइंडिंग होता है और इसका कनेक्शन भी आर्मेचर के सीरीज में होता है। ठीक है। तो जैसे ही जनरेटर रोटेट करता है और आर्मेचर में लोड लगता है, आर्मेचर में करंट फ्लो करता है, तो सेम मैग्नीट्यूड करंट आपका कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग में भी फ्लो करता है, लेकिन इसका फील्ड क्या होता है, आपका आर्मेचर की फील्ड के ऑपोजिट हो जाता है। इसकी वजह से आर्मेचर का फील्ड क्या होता है, कंप्लीटली मिनिमाइज होकर जीरो हो जाता है और आपका आर्मेचर रिएक्शन खत्म हो जाता है, साथ साथ कंपटीशन प्रॉब्लम भी खत्म हो जाता है। ठीक है। तो ये वर्क करता है बेसिकली सेम एज इंटरपोल्स। अब यहाँ पर फायदा क्या होता है, अब अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पर क्या है कि जो मैग्नेटिक पोल्स है इसका ऑपोजिट पोलैरिटी का मैग्नेटिक फील्ड आर्मेचर में प्रोड्यूस होगा एज पर द लेंजेस लॉ। ठीक है। अब जो कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग है इसका डायरेक्शन क्या है, इस आर्मेचर फील्ड के ऑपोजिट में है। दैट मीन्स आर्मेचर में जो फील्ड होगा उसके ऑपोजिट में आपका कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग प्रोड्यूस होगा। दैट मीन्स कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग और जो पोल है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा और इसकी वजह से कोई भी डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं होगा। इसको और अच्छा समझते हैं, मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल है। ठीक है। तो आर्मेचर में क्या प्रोड्यूस होगा, साउथ पोल। ठीक है। अब आर्मेचर में साउथ पोल हो गया तो जो कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग है उसका वाइंडिंग का डायरेक्शन क्या है, आर्मेचर का ऑपोजिट है। तो कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग में करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, इसके ऑपोजिट, मतलब साउथ है तो मतलब नॉर्थ पोल, मतलब ये पोल नॉर्थ है तो इसका कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग में क्या होगा, नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली ये साउथ है तो इसके कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग में भी साउथ पोल क्रिएट होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि मेन पोल्स में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता है और मशीन आपका एग्जैक्टली उसी तरह रन करता है जब वो लोड में नहीं था या लोड कंडीशन में सेम
कंडीशन में रन करता है, उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं आता, आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और साथ साथ आपका आर्मेचर रिएक्शन भी खत्म हो जाता है, और इसके साथ साथ आपका कम्यूटेशन प्रॉब्लम भी खत्म हो जाता है, कम्यूटेशन आपका इंप्रूव हो जाता है। सो बाय फार हम लोग देखते हैं कि कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग आपका बेस्ट मेथड है, जिसमें आपका ना पावर लॉस है, ना एफिशिएंसी में कोई इफेक्ट है, ना कोई कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, ना सिस्टम कॉम्प्लेक्स है। ये बेस्ट मेथड है, इसीलिए ज़्यादातर मशीन्स में, खासकर बड़े मशीन्स में, हम लोग कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग या और इंटरपोल्स का ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, स्मॉल मशीन्स में जहाँ पर आपका उतना स्पेस नहीं है या उतना हम कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अभी भी कार्बन ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली देखिएगा कि जिन मशीन्स में आपका कार्बन ब्रश इस्तेमाल होता है, वहाँ पर इंटरपोल्स या आपका कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग नहीं होता है। लेकिन जिन मशीन्स में देखिएगा कार्बन ब्रश नहीं होता है, वहीं पे आपको इंटरपोल्स या कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चारों मेथड समझ में आया है, और क्या होता है आपका इंप्रूविंग कम्यूटेशन ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर डिप्लोमा 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका सेमेस्टर एग्जाम्स में ये बहुत बार आता है। साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, वहाँ पर भी इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस मेथड में आपका एफिशिएंसी पूर होता है, कौन सा मेथड आपका कॉम्प्लिकेटेड होता है, वोल्टेज कम्यूटेशन में कौन कौन सा मेथड आता है, ये सारा क्वेश्चन इसमें से आपका बनता है। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर हो गया। ठीक है, तो अगर इस टॉपिक में भी आपको किसी भी तरह का या पिछले क्लास के किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत होता है, तो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। आपको आपके क्वेश्चंस का, आपके डाउट का क्लैरिफिकेशन जरूर मिलेगा। ठीक है, साथ साथ अगर आपको किसी अदर टॉपिक्स में भी किसी में भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको भी कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए भी एक नया वीडियो बनाऊंगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो हम लोग इस चैनल के माध्यम से एक कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उससे लाभ कर पाएँ, उससे फ़ायदा कर पाएँ, ताकि सबको हेल्प मिले। सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।